अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हम 2015 का लियारी का पेपर जो है एनटीएस का वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बायोलॉजी सेक्शन का पहला क्वेश्चन है कि 3 वर्ड इक्वेशन आर शोन। ये 3 इक्वेशंस हैं और तीनों के अंदर 3 वर्ड्स हैं। पहली इक्वेशन है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहे हैं, इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन रहा है। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है तो ये बेसिकली इक्वेशन दी हुई है इन्होंने फोटोसिंथेसिस की, आपने बार बार देखी होगी। ये फोटोसिंथेसिस है, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हो रहा है वाटर के साथ और ग्लूकोज बन रहा है और साथ में ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट हो रही है। दूसरी इक्वेशन के अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो ये वाली इक्वेशन जो है ये पलट के लिख दी गई है यहाँ पे। अगर देखें इस तरफ रिएक्टेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर थे, यहाँ पे वो प्रोडक्ट के अंदर है, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन थे, वहाँ पर वो रिएक्टेंट के अंदर है। तो बहुत आसान सी बात है, फोटोसिंथेसिस का जो रिवर्स है वो बेसिकली है रेस्पायरेशन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का रिवर्स रेस्पायरेशन होता है। जब आप ग्लूकोज को तोड़ते हैं और उससे एनर्जी रिलीज होती है, वो रेस्पायरेशन कहलाता है। सवाल ये कि कौन सी रेस्पायरेशन है, तो इसमें चूँकि ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है तो फिर ये एरोबिक रेस्पायरेशन है। तीसरी इक्वेशन दी हुई है कि ग्लूकोज जो है ये टूट रहा है और इसके नतीजे में बन रहा है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ग्लूकोज यहाँ पे टूट रहा है, ग्लूकोज यहाँ पे टूट रहा है, यहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में था तो हमने कहा ये एरोबिक रेस्पायरेशन है। यहाँ ग्लूकोज टूट रहा है बिना ऑक्सीजन के, तो दिस इज नोन एज एनारोबिक रेस्पायरेशन। एक तो हमें ऐसे पता लग गया कि ऑक्सीजन नहीं लिखी, दूसरा अल्कोहल बन रहा है। ग्लूकोज जब कम्प्लीटली नहीं टूटता तो या तो अल्कोहल बनता है या लैक्टिक एसिड बनता है। तो अब सवाल देखते हैं, व्हाट इज और आर द इक्वेशंस फॉर एनारोबिक रेस्पायरेशन इन यीस्ट। तो आपसे सिंपल सा पूछा है कि इन तीनों में से बता दें वो कौन सी इक्वेशन है जो एनारोबिक रेस्पायरेशन की है। तो मैं बता चुका हूँ ये फोटोसिंथेसिस की है, ये एरोबिक रेस्पायरेशन की। आपसे एनारोबिक पूछा है तो इसका जवाब होगा सी, यानी आर ओनली। अ पॉलन ट्यूब सर्व्स एज टू। पॉलन ट्यूब क्या होती है भाई? ये हमारे पास फीमेल का फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दैट इज नोन एज कार्पेल। कार्पेल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर मौजूद होते हैं ओव्यूल। ये मेल पार्ट है, दिस इज नोन एज स्टेमन। स्टेमन का एक पार्ट होता है डंडी जैसा फिलामेंट, और एक ये सोलन पार्ट होता है, दिस इज नोन एज एंथर। एंथर के अंदर बनते हैं पॉलन ग्रेन्स और यहाँ से ये पॉलन ग्रेन मूव करके आते हैं स्टिग्मा के ऊपर, दिस इज नोन एज पॉलिनेशन। यहाँ पर आने के बाद ये एक ट्यूब बनाना स्टार्ट करता है, दैट इज नोन एज पॉलन ट्यूब। फंक्शन क्या है इसका वो पूछा गया आपसे। तो देखें, इस पॉलन ग्रेन के अंदर मौजूद है मेल गैमेट यानी स्पर्म, और जो फीमेल गैमेट है वो यहाँ ओव्यूल के अंदर मौजूद है, एग जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो इस ट्यूब का काम होता है बेसिकली मेल गैमेट को ट्रांसपोर्ट करना यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो क्या प्रोड्यूस करना स्पर्म की जिम्मेदारी है इसकी? बिल्कुल नहीं। स्टोर फूड फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो, वो ओवम वो यहाँ पर ओव्यूल का काम होता है, वो पॉलन ट्यूब का काम नहीं होता। ट्रांसफर स्पर्म फ्रॉम द स्टिग्मा टू द ओवरी, बिल्कुल सही है, यही काम होता है। बाकी प्रोड्यूस फीमेल गैमेटोफाइट, ये भी यहाँ वाले स्ट्रक्चर का काम होता है। तो इसका काम है सिर्फ ट्रांसपोर्ट करना। ये हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है इस पेपर का। यहाँ पर इन्होंने जोन्स दिए हुए हैं सी के, ये चैप्टर नंबर 12 की डायग्राम है सेकेंड ईयर बायोलॉजी के अंदर। जोन्स ऑफ सी में आता है ये मरीन बायोम के अंदर। तो समंदर की 2 तरह से डिविजन्स होती हैं, एक होती है एक्स एक्सिस के ऊपर यानी हॉरिजॉन्टल, और एक होती है वाई एक्सिस के ऊपर यानी वर्टिकल। हॉरिजॉन्टली इसको 2 में डिवाइड किया जाता है, एक को हम कहते हैं नेरेटिक जोन। देखें यहाँ ये साहिल है, तो जो शैलो वाटर होता है, जो कम पानी होता है, वो वाला एरिया कहलाता है नेरेटिक जोन, और उसके बाद जो ज़्यादा पानी वाला एरिया होता है वो कहलाता है ओशियानिक जोन। अब ये जो ओशियानिक जोन है इसको आप डिवाइड करते हैं वर्टिकली भी, गहरे पानी को आप वर्टिकली भी डिवाइड करते हैं। शुरू का जो 200 मीटर होता है तकरीबन, ये कहलाता है यूफोटिक, फोटिक कह लें या यूफोटिक कह लें, यानी ये वो एरिया है जहाँ तक लाइट पहुँचती है। जब लाइट पहुँचेगी तो फोटोसिंथेसिस होगा, जब फोटोसिंथेसिस होगा तो हम इसे प्रोडक्टिव जोन कहते हैं। इसके बाद वाला जो एरिया है वो कहलाता है एफोटिक, यानी यहाँ तक लाइट नहीं पहुँचती, और जब लाइट नहीं पहुँचती तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, यानी यहाँ पर प्रोड्यूसर्स नहीं पाए जाएंगे। एफोटिक जोन फर्दर डिवाइड किया जाता है, शुरू का हिस्सा जो होता है वो कहलाता है बेथियल जोन, और उसके बाद बहुत डीप जो है वो कहलाता है एबिसल जोन, ये तो बिल्कुल ही डार्क होता है। तो ये तो हो गई डिवीजन। सवाल क्या इन्होंने पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एरिया ऑफ लीस्ट प्रोडक्टिविटी, सबसे कम प्रोडक्टिव एरिया जो है वो कौन सा होगा, यानी वो कौन सा एरिया जहाँ पे सबसे कम प्रोड्यूसर्स होंगे। प्रोड्यूसर्स में प्लांट्स आते हैं, प्रोड्यूसर्स में ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया आते हैं, प्रोड्यूसर्स के अंदर एल्जी आते हैं।
तो आपने सिर्फ यही पता लगाना है कि कहाँ ये नहीं पाए जाएंगे, तो जाहिर है जहाँ लाइट नहीं होगी। तो इनमें सबसे नीचे वाला जो एरिया है वो एबिसल जोन है, लेकिन यहाँ पर एबिसल जोन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। तो इस एबिसल जोन जिस जोन के अंदर आता है उसे हम कहते हैं एफॉटिक। तो एफॉटिक जो है वो हमारा आंसर है। अगर आपसे ये पूछते कि व्हाट इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव जोन, तो नेरेटिक जोन जो है ये मोस्ट प्रोडक्टिव होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर्स पाए जाते हैं, बुक में आपको मिल जाएगा। ओके, ये फोर्थ क्वेश्चन आ गया है। ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस glucose is converted to fructose 1,6-diphosphate by the rearrangement of molecule and addition of 2-phosphate. Now the phosphate group come from, तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स फर्स्ट ईयर से क्वेश्चन है। ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट होता है जब ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, यानी इसके छठे कार्बन के ऊपर आकर अटैच हो जाएगा एक फॉस्फेट। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये 6 कार्बन है, तो पहला कार्बन इसे कह देते हैं, तो ये छठा कार्बन है, तो इसके छठे कार्बन के ऊपर आकर एक अदद फॉस्फेट लग जाता है, ये आ गया फॉस्फेट। ठीक है, दिस इज नोन एज ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। उसके बाद ये अपने पॉलीमर के अंदर कन्वर्ट होता है जिसे हम कहते हैं फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, उसमें भी छठे कार्बन पे लगा होता है, तो एक स्टेप में खा रहा हूँ। उसके बाद एक और स्टेप आता है कि उस फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के अंदर एक और फॉस्फेट आकर लगता है, तो ये बन जाता है फ्रक्टोज 1,6-डाईफॉस्फेट। डाईफॉस्फेट कह लें या बाईफॉस्फेट कह लें, यानी 2 फॉस्फेट वाला। ठीक है, तो ये फ्रक्टोज है 2, 3, 4, 5 और 6, ये एक फॉस्फेट छठे पे लगा हुआ था और दूसरा फॉस्फेट आकर पहले पे लग जाता है, तो दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज 1,6-डाईफॉस्फेट कह लें या बाईफॉस्फेट कह लें। ठीक है, ये डाई है। अब सवाल उन्होंने ये पूछा है कि ये जो फॉस्फेट आकर लगा था पहले ग्लूकोज के अंदर और फिर फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में वो आया कहाँ से था। तो अगर आपने ग्लूकोज का चार्ट, ग्लाइकोलाइसिस का चार्ट देखा हो बुक के अंदर, तो आपको नजर आएगा कि ये फॉस्फेट देने के लिए आता है एक अदद मॉलिक्यूल एटीपी का। तो एटीपी आता है, अपना फॉस्फेट देता है, जब 3 में से 1 निकल जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है एडीपी के अंदर। सिमिलरली यहाँ पर भी जो फॉस्फेट आता है वो एटीपी से आता है, एंड दैट इज़ वाई, चूँकि आप अपना एटीपी जो है वो ज़ाया कर रहे होते हैं। देखिए ग्लूकोज तोड़ा क्यों जा रहा है, ग्लूकोज इसलिए तोड़ा जा रहा है ताकि आप उससे एनर्जी निकालें, लेकिन आपको नज़र आ रहा है इसमें तो हम अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। ये एटीपी हमारे सेल के अंदर बना हुआ था, दैट इज़ वाई ये जो 4 रिएक्शंस होते हैं, ये जो 4 स्टेप्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं 3 स्टेप्स हैं बेसिकली, इन्हें हम कहते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़। ये वाला जो फेज़ था ये कहलाता है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़, यानी ये वो वक्त है जिस वक्त आप अपनी एनर्जी लगाते हैं। इसके बाद शुरू होता है एनर्जी यील्डिंग फेज़, यानी आगे जाकर अब आपको एनर्जी मिलना शुरू होती है। तो इन्होंने यहाँ पे सवाल पूछा था कि ये फॉस्फेट कहाँ से आ रहे हैं, तो ये फॉस्फेट आते हैं एटीपी से। ये इन्होंने एक डायग्राम दी है और ये बताया कि ये फूड वेब है। फूड वेब वो होता है कि जिसके अंदर एक जो है वो दूसरे को खा रहा होता है। सवाल ये पूछा है कि इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो सेम ट्रॉफिक लेवल के ऊपर हैं। तो ये ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं, फूड चेन के अंदर अगर आप देखें तो सबसे नीचे वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। इसमें प्लांट्स आ जाते हैं, एल्जी आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया आते हैं इसके अंदर और साइनोबैक्टीरिया आते हैं। फिर वो होते हैं कि जो इन्हें खाते हैं। अब उसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं। पहले वो होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं, इन्हें हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। फिर वो होते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। जैसे कि प्रोड्यूसर एक प्लांट है, ठीक है, जो घास हो गई, उस घास खाने वाले जितने भी एनिमल्स है, गाय है, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर है। प्राइमरी कंज्यूमर को अगर कोई खा रहा है, जैसे कि हम हैं, तो हम भी सेकेंडरी कंज्यूमर कहला सकते हैं। शेर खा रहा है तो शेर सेकेंडरी कंज्यूमर है। अगर शेर को कोई खा ले तो वो कहलाएगा टर्शरी कंज्यूमर, या हमें कोई खा ले तो वो कहलाएगा टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, और फिर इनमें से किसी भी लेवल के ऊपर अगर कोई मरता है, चाहे टर्शरी कंज्यूमर मरे, चाहे सेकेंडरी कंज्यूमर मरे, चाहे प्राइमरी कंज्यूमर, चाहे प्रोड्यूसर्स, तो उसको तोड़ने वाला जो होता है वो कहलाता है डीकम्पोजर्स। ठीक है, डीकम्पोजर वो होते हैं जो डेड बॉडीज़ को ब्रेक करते हैं और मॉलिक्यूल्स को दोबारा से शामिल कर देते हैं मिट्टी के अंदर, जिसमें बैक्टीरिया और फंगस आते हैं। तो ये पूरी एक फूड चेन है। तो इसके अंदर ये एक एक लेवल जो है ये ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। इन्होंने पूछा है कि इस डायग्राम के अंदर हमें पहले तो आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन क्या है, और उसके बाद ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन है जो सेम लेवल के ऊपर है।
तो देखिए सबसे पहले तो इन्होंने लोवेस्ट लेवल के ऊपर दिया हुआ है प्रोड्यूसर, ठीक है, तो ये कोई प्लांट समझ लें आप। अब इस प्लांट को खाने वाला मैंने आपको बताया था प्राइमरी कंज्यूमर होता है, जैसे हम कहते हैं हर्बीवोर्स। तो ये भी प्लांट को खा रहा है नंबर 1 और ये भी प्लांट को खा रहा है नंबर 2, तो इसका मतलब ये दोनों प्राइमरी कंज्यूमर है, ये हर्बीवोर्स हैं। तो ये सेम लेवल के ऊपर है अभी तक, ठीक है, क्योंकि एक चीज़ से दोनों एरो इसकी तरफ जा रहे हैं। लेकिन मुझे आगे नज़र आ रहा है कि अगेन 2 एरोज जो हैं वो किसी एक की तरफ जा रहे हैं। अब देखें प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाएगा वो कौन होगा, वो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। तो एक एरो इधर जा रहा है, एक एरो इधर जा रहा है, लेकिन ये जो 5 है इसके ऊपर एक एरो यहाँ से भी आ रहा है, यानी ये सेकेंडरी कंज्यूमर नहीं है, ये कोई ऐसा है जो इसको भी खा रहा है और जो इसको भी खा रहा है। ये हायर लेवल के ऊपर है, ये लोअर लेवल के ऊपर है, तो ये बेसिकली प्राइमरी कंज्यूमर है, ये भी प्राइमरी कंज्यूमर है। लेकिन यहाँ से एरो जो जा रहा है ये बेसिकली ये मर रहा है, और जब ये डेड होगा तो मैंने बताया था जब कोई मरता है तो उसे तोड़ने वाला डीकम्पोजर होता है, ठीक है, ये डीकम्पोजर है, ये बैक्टीरिया या फंगस है। अच्छा ये प्राइमरी कंज्यूमर है, इसे खाने वाला, ये भी प्राइमरी कंज्यूमर है, इसे खाने वाला कौन होगा, ये सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाला कौन होगा, टर्शरी कंज्यूमर होगा, और जब ये टर्शरी कंज्यूमर मरा है तो इसको तोड़ने वाला जो है ये डीकम्पोजर बैक्टीरिया फंगस होगा। तो प्रोड्यूसर को हमारे पास वो कौन है जो सेम लेवल के ऊपर आ रहे हैं, तो ये 1 और 2 हैं, ये दोनों प्राइमरी कंज्यूमर है, तो हमारा आंसर है ई। इट इज़ द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल, इट इज सीक्रेटेड एंड मेंटेन्ड बाय द लिविंग पोर्शन ऑफ सेल एंड इज फाउंड ओनली इन प्लांट्स। व्हाट इज द स्ट्रक्चर? तो बहुत आसान, बहुत इन्होंने एक हमें क्लू दे दिया कि दिस इज फाउंड ओनली इन प्लांट्स। गोल्जी एपरेटस सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में नहीं होता, राइबोसोम सिर्फ और सिर्फ प्लांट में नहीं होता, ठीक है, 3 चीज़ें आपने निकाल दी। लाइसोसोम तो प्लांट्स में होता ही नहीं है, लाइसोसोम तो सिर्फ और सिर्फ एनिमल में पाया जाता है, तो बचा क्या, सेल वॉल। सेल वॉल बेसिकली एक नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है जो आपका सेल बनाता है, और अगर आपको नहीं पता कि वो कौन सी चीज़ है जो सेल वॉल बनाती है तो वो गोल्जी एपरेटस है। ये आपकी बुक के अंदर मिल जाएगा आपको शायद, कि गोल्जी एपरेटस का नॉर्मली काम क्या होता है, दूसरों की बनी हुई चीज़ों को रिसीव करना, उनमें छेड़छाड़ करना, मॉडिफिकेशन करना और दोबारा से पैक करके भेज देना। लेकिन गोल्जी एपरेटस 2 चीज़ें बनाता भी है, उनमें एक सेल वॉल है और दूसरा सेल डिवीज़न के दौरान एक मटेरियल इस्तेमाल होता है जिसका नाम है सेल प्लेट मटेरियल। ये दोनों चीज़ें गोल्जी कॉम्प्लेक्स खुद बनाता है, ठीक है। हाउ डज द सेकेंड मेयोटिक डिवीजन डिफर फ्रॉम माइटोसिस? इन द सेकेंड मेयोटिक डिवीजन, अच्छा वो पूछ रहे हैं इनमें से क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से आप सेकेंड मेयोटिक डिवीजन को माइटोसिस से डिफर करेंगे। देखिए पहली बात तो ये समझें कि ये कंपेयर ही क्यों कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक सेल है जिसमें 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, ये माइटोसिस करना चाहता है। तो माइटोसिस करने के लिए पहले क्या करेगा, ये इसका हर क्रोमोसोम ना ऐसा नज़र आता है, सिंगल धागा है, ये क्या करेगा अपने हर क्रोमोसोम की कॉपी बनाएगा, ठीक है। तो अब इसका क्रोमोसोम ऐसा नज़र आएगा, ये एक धागा है और इसने अपने साथ बना के अटैच कर लिया है ये दूसरा धागा, तो ये एक क्रोमोसोम है जो इस तरह नज़र आ रहा है, डबल नज़र आ रहा है, लेकिन अभी भी इसके पास 46 क्रोमोसोम है। अच्छा अब क्या होगा, जब ये सेल डिवाइड करेगा तो 2 सेल बनेंगे, ये एक सेल गया, ये एक सेल गया, यहाँ भी 46 जाएंगे, यहाँ भी 46 जाएंगे। ये होता है माइटोसिस, सिंपल सा माइटोसिस, ठीक है। हर क्रोमोसोम ने अपनी कॉपी बनाई तो और अपने साथ अटैच कर ली। अगर अलग अलग होती तो मैं कहता कि 92 क्रोमोसोम है, लेकिन चूंकि हर क्रोमोसोम ने जो कॉपी बनाई थी, ये कॉपी है, ये इसे अपने साथ अटैच कर लेता है, और चूंकि ये एक दूसरे की अच्छा पहली बात तो जो सेंट्रोमेयर, ये सेंट्रोमेयर सेंट्रल पॉइंट है, जो 2 कॉपीज़ यहाँ से अटैच हैं ये दोनों कहलाते हैं क्रोमेटिड्स, और चूंकि इनके पास सेम इन्फॉर्मेशन है तो ये कहलाते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ये क्रोमेटिड्स है। तो जब डिवीजन होती है तो एक क्रोमेटिड अलग हो जाता है, एक क्रोमेटिड अलग हो जाता है। जब क्रोमेटिड अलग हो जाता है ना तो हम इसे क्रोमेटिड नहीं कहते, हम इसे प्रॉपर क्रोमोसोम कहते हैं। जिस तरह यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, ये क्रोमोसोम है। तो 46 इधर गया, 46 इधर गया, ये माइटोसिस के अंदर होता है। अब थोड़ा सा समझे मियोसिस को। मियोसिस के अंदर 46 क्रोमोसोम है, सॉरी मियोसिस के अंदर जो सेल जा रहा है अभी मियोसिस करने, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। ये मेरा जर्म सेल है। पहले अगेन इसके अंदर भी यही होगा कि हर क्रोमोसोम जो है वो अपनी कॉपी बनाएगा। तो ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, मैं बताऊंगा मैं 2 क्यों बनाए। तो ये वाला क्रोमोसोम भी अपनी कॉपी बना के अपने साथ अटैच करेगा, और ये वाला क्रोमोसोम भी अपनी कॉपी बना के अपने साथ अटैच करेगा, ठीक है। तो इसमें भी 46 क्रोमोसोम है। अब मियोसिस जो होता है ना वो इस तरह एक स्टेप के अंदर नहीं होता, मियोसिस होता है 2 स्टेप में। पहले स्टेप के अंदर 2 सेल बनते हैं। अच्छा ये वाला जो मियोसिस है ये कहलाता है मियोसिस 1। अब इसमें होगा क्या, देखिए ये 2 क्रोमोसोम जो मैंने बनाए हैं ना, मैंने यहाँ पर एक बनाया था, यहाँ पे 2 क्यों बनाया, बिकॉज मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये दोनों क्रोमोसोम हैं ऐसे कि जिनके पास एक कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन है।
फॉर एग्जाम्पल इस क्रोमोसोम पे अगर आई कलर की इन्फॉर्मेशन है तो इस क्रोमोसोम पर भी आई कलर की इन्फॉर्मेशन है। कहाँ से आए मेरे पास ऐसे दो, एक मुझे फादर से मिला, एक मुझे मदर से मिला, ये दोनों कहलाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। तो जब मियोसिस 1 होता है ना तो ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये मुझे मदर से मिला था, मैं इस पर एम लिख देता हूँ, ये मुझे फादर से मिला था, तो मेरे ये दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएंगे, ये किसी भी एक सेल में नहीं जाते। तो ये मदर वाला इधर चला गया, ठीक है, और ये फादर वाला इधर चला गया। और इसी वजह से चूंकि इसके अंदर 46 क्रोमोसोम थे, मैंने कहा कि आधे इधर चले गए आधे इधर चले गए, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। इसमें 23 गए, इसमें 23 गए, ठीक है। ये मियोसिस 1 है। अब होगा मियोसिस 2। मियोसिस 2 के अंदर क्या होता है, ये वाला सेल भी 2 में डिवाइड हो जाएगा और ये वाला सेल भी 2 में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मियोसिस में टोटल 4 बनते हैं, तो ये 4 बन गए। लेकिन अब की बार ये जो दो धागे एक दूसरे के साथ अटैच है ना, जिन्हें हमने नाम दिया था क्रोमैटिड का, अब की बार ये अलग होंगे। तो ये एक इधर चला गया, ये एक इधर चला गया, तो 23 इधर गए और 23 इधर गए। देखिए इस तरह के 23 थे ना, जब इसको हमने 20 से तोड़ दिया तो 23 इस तरह के इधर चले गए और 23 इस तरह के इधर चले गए। तो इसमें अगर आप गौर करें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम में चेंज नहीं आ रहा। माइटोसिस में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम में चेंज नहीं आया था। इसी वजह से ये कंपेयर कर रहे हैं मियोसिस 2 को माइटोसिस के साथ, कि दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम में चेंज नहीं आता। अब सवाल की तरफ चलते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है कि क्याज़मेटा बनते हैं बिटवीन द क्रोमैटिड्स ऑफ अ बाइवैलेंट। क्याज़मेटा क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि मियोसिस के अंदर इस तरह के होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं 2, ठीक है। एक दूसरे से दूर जाने से पहले एक दूसरे के करीब आते हैं और अपने पार्ट्स एक्सचेंज करते हैं। तो जिन पॉइंट्स के ऊपर ये अटैच होते हैं उन्हें हम क्याज़मेटा कहते हैं। ये काम मियोसिस 1 में होता है, हम अभी बात कर रहे हैं मियोसिस 2 की, तो ये वाला आंसर नहीं है हमारा। ईच क्रोमोसोम रेप्लिकेट्स टू फॉर्म 2 क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग मेटाफेज। देखिए पहली बात तो क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन जो होती है ना, वो मियोसिस और माइटोसिस शुरू होने से पहले होती है और उस वक्त को हम कहते हैं इंटरफेज। वो वक्त कहलाता है इंटरफेज। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत है, ठीक है। अब बचा तीसरा, द सेपरेटिंग क्रोमैटिड्स ऑफ अ पेयर डिफर जेनेटिकली। ये बहुत बहुत अच्छा इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए माइटोसिस के अंदर क्या हुआ था, ये जो क्रोमोसोम था इसके जो 2 धागे थे वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए ना, और मैंने आपको कहा था कि चूंकि इनके पास सेम इन्फॉर्मेशन है तो ये दोनों एक दूसरे की कॉपीज़ हैं, तो ये कहलाते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। इनमें एक हर्फ का भी जो है, एक लफ्ज़ का भी जो है वो फ़र्क नहीं होता। ये क्रोमैटिड और ये क्रोमैटिड एग्जैक्टली एक जैसे हैं। मियोसिस में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि मियोसिस मैंने बताया था आपको कि जब ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम दूर जाने से पहले क्या होता है, एक दूसरे के करीब आते हैं और अपने पार्ट्स एक्सचेंज करते हैं। तो थोड़ा सा पार्ट यहाँ से इधर आ गया था और थोड़ा सा पार्ट यहाँ से इधर चला गया था। तो इस वाले क्रोमोसोम, इस वाले धागे के अंदर और इस वाले धागे के अंदर क्या हुआ, चेंजेस आ गए। अब जब ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होंगे और ये एक सेल में जाएगा तो इसका ये वाला धागा और ये वाला धागा एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ से एक्सचेंज होकर कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी। और जब ये दोनों सेपरेट होंगे, ये दोनों क्रोमैटिड हैं, जब ये दोनों सेपरेट होंगे तो ये दोनों अलग अलग सेल में जाएंगे, लेकिन ये दोनों सेम नहीं हैं। तो यही बात लिखी हुई है कि जो क्रोमैटिड सेपरेट हो रहे हैं वो डिफरेंट होते हैं जेनेटिकली। माइटोसिस में ऐसा नहीं होता, लेकिन मियोसिस 2 के अंदर ऐसा होता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। 5 स्टेप्स ऑफ द लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल बेसिकली बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है। करता क्या है ये लाइटिक साइकिल? और भी वायरसेस करते हैं, लेकिन चूंकि आपकी बुक में बैक्टीरियोफेज के हवाले से तो मैं उसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लाइटिक साइकिल एक ऐसी साइकिल है जिसमें वायरस सेल के ऊपर अटैक करता है, अंदर आता है, अपनी कॉपीज़ बनवाता है और कॉपीज़ बनवाने के बाद सेल को डिस्ट्रॉय करके चला जाता है। तो सेल चूंकि डिस्ट्रॉय हो जाता है, सेल का लाइसिस हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है सेल, दैट इज़ वाई इसे लाइटिक साइकिल कहते हैं। तो आपकी बुक में बैक्टीरियोफेज वायरस है जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है, उसकी साइकिल में, लाइटिक साइकिल में जो स्टेप्स होते हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ लाइटिक साइकिल, फिर आपको ये स्टेप समझ आ जाएंगे। तो ये बैक्टीरिया का सेल है, ठीक है, ये बैक्टीरिया का सेल है। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। तो वायरस आता है, ये बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये आकर इस बैक्टीरिया के सेल के ऊपर बैठता है, ठीक है, ये इसका डीएनए, इस बैक्टीरिया के सेल में ये होल बनाता है, ये बैक्टीरिया का डीएनए, ठीक है। ये बैक्टीरिया के सेल में होल बनाएगा और होल बनाने के बाद जो है अपना सिर्फ डीएनए इंसर्ट करेगा। तो ये डीएनए अंदर आ गया, ये पहले स्टेप के अंदर होता है, ठीक है। बाकी बॉडी इसकी बाहर ही रह जाएगी। तो ये बाकी बॉडी है इसकी, जिसे हम घोस्ट कहते हैं, ठीक है, ये भूत है जो बाहर रह गया खाली। इसका डीएनए अंदर आ जाता है और अंदर आने के बाद ये जो क्रोमोसोम बैक्टीरिया का डीएनए था ना, इसके टुकड़े टुकड़े कर देता है।
जब इसके टुकड़े टुकड़े हो गए तो अब पूरा कंट्रोल जो है वो वायरस के डीएनए के पास आ गया, ठीक है, बैक्टीरिया का डीएनए डिस्ट्रॉय हो चुका। अब ये बैक्टीरिया का सेल है तो, लेकिन इसे कंट्रोल वायरस का डीएनए करेगा। अब ये वायरस का डीएनए क्या करवाता है, ये अपनी कॉपीज़ बनवाता है, ठीक है, ये अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स बनवाएगा, बहुत सारे पार्ट्स बनवाएगा। तो ये हेड बन रहा है, फिर टेल बनेगी, इस तरह से टेल फाइबर बनेंगे, बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे। उसके बाद क्या होगा, ये सारे पार्ट्स जो हैं ये आपस में असेंबल होना शुरू हो जाएंगे, यानी एक दूसरे के साथ अटैच होकर पूरा का पूरा वायरस बना देंगे, ठीक है। ये एक वायरस बन गया, ये दूसरा वायरस बनेगा, इस तरह के बहुत सारी कॉपीज़ वायरस की बन जाएंगी। फिर ये अपने डीएनए की कॉपी बनाएगा और हर वायरस में एक डीएनए दाखिल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये सारे के सारे वायरसेस जो नए बने हैं ये एक एंजाइम रिलीज़ करेंगे जिसका नाम है लाइसोजाइम। वो बैक्टीरिया की वॉल में होल बना देते हैं। जब बैक्टीरिया की वॉल में होल बन जाता है तो पानी अंदर आ जाता है जहाँ पर भी ये बैक्टीरिया मौजूद है, और बैक्टीरिया का सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये वायरस बाहर निकल जाता है। तो ये लाइफ साइकिल इसकी इस तरह से चलती है, ये स्टेप्स हैं। अब इधर देख लेते हैं स्टेटमेंट्स में क्या दिया हुआ है। तो पहला स्टेप दिया हुआ है इन्होंने, द T4 फेज यूजेस इट्स टेल टू स्टिक टू स्पेसिफिक रिसेप्टर, यानी सेल पे आकर बैठता है। बिल्कुल सही, ये पहला स्टेप होता है, ठीक है, ये पहला स्टेप है। उसके बाद सेल की मेटाबॉलिक मशीनरी जो है, डायरेक्टेड बाय द फेज डीएनए, इट प्रोड्यूसेस फेज प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द सेल्स डिग्रेडेड डीएनए आर यूज्ड टू मेक कॉपीज ऑफ द जीन। अच्छा, that digests the bacterial cell wall, the empty capsid of the phage itself, the sheet of the tail contract thrusting a hollow। अच्छा, इन्होंने इतने सारे स्टेप्स नहीं दिए हुए। अच्छा, तो ये शुरू वाला स्टेप भी ना बहुत डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन जब वो रिसेप्टर पर आकर बैठ जाता है ना, मैंने बताया था कि ये बैक्टीरिया के सेल के ऊपर आकर बैठेगा, किसी न किसी रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसकी जो टेल होती है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसमें खिंचाव आता है, जिसकी वजह से ये जो है इस बैक्टीरिया की सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक होल प्रोड्यूस करता है। तो पहले ये वाला स्टेप होगा, उसके बाद ये वाला स्टेप होगा। उसके बाद मैंने बताया था कि इसका जो डीएनए वो अंदर चला जाता है और बाकी बॉडी बाहर रह जाती है। तो ये वाला स्टेप है, एम्प्टी कैप्सिड बाहर रह जाता है, ये कैप्सिड इसकी प्रोटीन कोड को कहते हैं, ये एज अ घोस्ट बाहर रह जाता है। तो फिर ये आपका थर्ड स्टेप होता है। उसके बाद मैंने बताया था कि मल्टीपल कॉपीज़ बनती हैं, तो ये वाला स्टेप है, सेल की मेटाबॉलिक मशीनरी जो है वो डीएनए वायरस का डीएनए कंट्रोल करता है और अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बनवाता है। और लास्ट में मैंने बताया था कि जब वायरसेस बन जाते हैं तो फिर ये एक एंजाइम रिलीज़ करते हैं जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देता है। तो ये आपका पांचवा स्टेप होगा। तो देख लेते हैं किसके अंदर फर्स्ट पे फर्स्ट दिया हुआ है, एक ही है कि जिसके अंदर फर्स्ट पे फर्स्ट दिया हुआ है। सेकंड पे मैंने बताया था आपको कि 5 आएगा, इसमें सेकंड पे 5 दिया हुआ है। थर्ड पे जो है वो 4th आएगा, थर्ड पे 4 दिया हुआ है। फोर्थ स्टेप जो है वो बेसिकली सेकंड है, यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है, और जो 5th स्टेप है वो है थर्ड। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। लिस्टेड बिलो आर सम अमाइनो एसिड, ठीक है, ये अमाइनो एसिड दिए हुए और ये इनका मैसेंजर आरएनए का कोड दिया हुआ है। पूछा क्या है, विच डीएनए सीक्वेंस would be needed to produce the polypeptide sequence alanine, arginine, lysine and phenylalanine। देखिए भाई, ये 4 अमाइनो एसिड दिए हुए इन्होंने और कहा है कि इन अमाइनो, ये हमारे पास एक प्रोटीन है, ठीक है, ये हमारे पास एक अदद प्रोटीन है और इस प्रोटीन के अंदर पहला जो है अमाइनो एसिड वो है एलेनिन, ALA, एलेनिन है। उसके बाद दूसरा अमाइनो एसिड है आर्जिनिन, ठीक है, आर्जिनिन। उसके बाद तीसरा अमाइनो एसिड है लाइसिन और चौथा अमाइनो एसिड है फिनाइल एलेनिन, ठीक है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, डीएनए होता है, फिर उससे आरएनए बनता है और उसके बाद उससे बनती है प्रोटीन, ठीक है। हम अभी जा रहे हैं बैकवर्ड, क्योंकि उन्होंने हमें प्रोटीन का सीक्वेंस दिया हुआ है, उन्होंने हमें मैसेंजर आरएनए के कोड्स दिए हुए, वो हमसे डीएनए का कोड पूछ रहे हैं, तो हम यहाँ से इस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। तो ये प्रोटीन है। अब ये जिस मैसेंजर आरएनए से बनी है उस मैसेंजर आरएनए के कोड यहाँ दिए हुए हैं। देखें एलेनिन के लिए जो कोड है वो है GCA, ठीक है, आर्जिनिन के लिए जो कोड है वो है CGA, लाइसिन के लिए जो कोड है वो है AAG और फेनाइल एलेनिन के लिए जो कोड है वो है U और U, ठीक है, 3 U है। ये हो गया मैसेंजर आरएनए के ऊपर।
और मैसेंजर आरएनए किससे बनता है? मैसेंजर आरएनए बनता है डीएनए से। तो अब हम पीछे जाते हैं कि ये जिस डीएनए से बना है उसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या होगी। देखें, अगर आपको बेस पेयरिंग का रूल पता है तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एडिनिन हमेशा बॉन्ड बनाता है थायमीन के साथ डीएनए में, और साइटोसिन हमेशा बॉन्ड बनाता है गुआनिन के साथ। ये बेस पेयरिंग का रूल है। लेकिन अगर आपके एक तरफ डीएनए हो और एक तरफ आरएनए हो, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि हम आरएनए से बना रहे हैं डीएनए, ठीक है, तो अगर आरएनए के अंदर एडिनिन है तो डीएनए के अंदर थायमीन होगा। अगर आरएनए के अंदर साइटोसिन है तो डीएनए के अंदर गुआनिन होगा। अगर आरएनए के अंदर गुआनिन है तो डीएनए के अंदर साइटोसिन होगा। लेकिन आरएनए के अंदर अगर यूरेसिल है तो डीएनए के अंदर उसके सामने एडिनिन आएगा। देखें, एडिनिन के सामने आरएनए में यूरेसिल आता है। बस ये एक छोटा सा फर्क आपने याद रखना है। तो आप देखते हैं ये मैसेंजर आरएनए से हम बनाने जा रहे हैं डीएनए। तो बेस पेयरिंग के रूल के मुताबिक गुआनिन के सामने वाला जो होना चाहिए वो साइटोसिन होना चाहिए डीएनए में, ठीक है। साइटोसिन के सामने गुआनिन होना चाहिए, और एडिनिन के सामने क्या होना चाहिए? थायमीन। तो एडिनिन के सामने थायमीन है। दूसरा अगर देखें तो साइटोसिन के सामने गुआनिन होना चाहिए, गुआनिन के सामने साइटोसिन होना चाहिए, एडिनिन के सामने थायमीन होना चाहिए। तीसरा अगर हम देखें, आरएनए में एडिनिन है तो एडिनिन के सामने थायमीन, फिर एडिनिन है, एडिनिन के सामने थायमीन, और फिर गुआनिन है, गुआनिन के सामने साइटोसिन। ये आ गई ट्रिक। आरएनए के अंदर 3 यूरेसिल दिए हुए हैं, तो यूरेसिल के सामने तीनों जो हैं वो एडिनिन आएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं कि ये कौन से ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है। तो पहला है CGT, इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, तो ये वाले हमारे आंसर नहीं हो सकते। CGT के बाद है GCT, इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है। उसके बाद है TTC, इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है। देखें यहाँ पे इन्होंने आखिरी में जो है वो कंफ्यूज किया हुआ है। तो हमें पता है कि U के सामने डीएनए में होना चाहिए AAA, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है A। बस इतना सा कंफ्यूजन था इसमें। ओके, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी बीमारी है कि जिसके अंदर पेशेंट जो है वो रेड और ग्रीन के दरमियान यूजुअली डिफरेंशिएट नहीं कर पाता जब वो मिक्स होकर आते हैं। अब इन्होंने कहा कि भाई ये कलर ब्लाइंड मेल है, मेन है, जो शादी करता है एक नॉर्मल विजन फीमेल के साथ। तो देखें, कलर ब्लाइंडनेस की जो जीन लगी होती है ना वो सेक्स लिंक्ड है, यानी वो सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर लगी होती है। तो अगर एक मेल कलर ब्लाइंड है तो चूंकि मेल के पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है तो उसके पास ख़राब वाला होगा। हम कलर ब्लाइंडनेस के लिए यूज़ कर लेते हैं n। और फीमेल चूंकि नॉर्मल है तो फीमेल के पास दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर N वाली जीन होगी, यानी नॉर्मल वाली जीन होगी। अच्छा, अब इन्होंने यहाँ पे ट्रिक क्या दी है, जो फीमेल है उसके फादर जो थे वो कलर ब्लाइंड थे। अच्छा, ये ट्रिक है। देखें, ये हमारी इन्फॉर्मेशन हो गई यहाँ पे रॉन्ग। मैंने आपको कहा कि ये नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये वाला जो सेंटेंस इन्होंने ऐड किया ना, इसकी वजह से चीज़ें चेंज हो गई। अगर इसका फादर कलर ब्लाइंड था, ये इसके फादर हैं, ठीक है, n और y, मदर कोई भी हो, इस फीमेल की मदर कोई भी हो, अगर इसका फादर कलर ब्लाइंड था तो इसका मतलब इसके पास एक जीन जो आएगी, फीमेल के पास 2 एक्स होते हैं ना, तो एक एक्स मदर से आएगा। हमें नहीं पता मदर से कौन सा आया, लेकिन हमें पता है मदर से कौन सा है, क्योंकि इन्होंने कहा नॉर्मल विजन है तो इसके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं है। इसका मतलब मदर से नॉर्मल वाला आया और फादर से आया ख़राब वाला, यानी कलर ब्लाइंडनेस वाला। तो ये फीमेल नॉर्मल नहीं कहलाएगी, ये फीमेल कहलाएगी कैरियर। शी इज़ कैरियर। कैरियर वो होता है कि जिसके पास एक नॉर्मल जीन हो, एक ख़राब जीन हो, और इसके अपने अंदर प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन इसके आने वाले बच्चों के अंदर इशू होता है। अब इन्होंने पूछा क्या है, तो सवाल की इन्फॉर्मेशन हमने निकाल ली है कि कलर ब्लाइंड मेल है, उसने शादी की है नॉर्मल विजन वाली फीमेल के साथ। फीमेल नॉर्मल नहीं है, सिर्फ उसकी विजन नॉर्मल है, लेकिन उसका फादर चूंकि कलर ब्लाइंड था तो ये कैरियर है। अब अगर ये कह रहे हैं कि इनकी डॉटर होती है, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बी कलर ब्लाइंड। अब इस कपल की जब डॉटर होगी तो इन्होंने पूछा है कितना % चांस है कि फीमेल जो है वो कलर ब्लाइंड होगी। तो देखिए, सिंपल सा क्रॉस करवा लेते हैं। ये हमारे पास मेल के गैमेट्स हैं x और y, और ये फीमेल के गैमेट्स हैं x और x। बॉक्स बना देते हैं। एक तरफ मेल के गैमेट्स ले लेते हैं x n y, और एक तरफ फीमेल के गैमेट्स ले लेते हैं x N x n। हम सिर्फ डॉटर्स की बात कर रहे हैं तो सिर्फ डॉटर्स बनाते हैं। x और x जब मिलता है तो एक फीमेल बनती है, तो ये N एक तरफ से आ गया, एक तरफ से n, और ये वाले x और x मिलेंगे तो n और n, ठीक है।
तो 2 लड़कियां बन रही हैं और इन 2 लड़कियों में से एक लड़की ऐसी है जो कैरियर है, यानी ये कलर ब्लाइंड नहीं होगी, और एक लड़की ऐसी है जो कलर ब्लाइंड है। तो अगर हम इन्हें 100% कंसिडर करते हैं, सिर्फ डॉटर्स की बात हो रही है, अगर हम इन्हें 100% कंसिडर करते हैं तो कितना परसेंट जो है वो डॉटर ऐसी हैं जो कलर ब्लाइंड है। तो 100 में से अगर 2 में से एक कलर ब्लाइंड आ रही है तो इसका मतलब ये 50% है। तो जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो बनेगी 0.5, यानी 50% जो है वो डॉटर ऐसी होगी, 50% चांस है कि जो डॉटर होगी वो कलर ब्लाइंड हो, क्योंकि इसके अलावा कोई डॉटर कोई और जीनोटाइप डॉटर्स के अंदर नहीं आ रहा, या तो डॉटर कैरियर होगी या डॉटर कलर ब्लाइंड होगी। तो अगर प्रोबेबिलिटी पूछी जाए कैरियर की भी तो वो भी होगी 0.5, यानी 50% चांस है, 50% जो है वो डॉटर कलर ब्लाइंड और 50% डॉटर जो है वो कैरियर आएंगी।